तो ये एनटीपीसी का जो है 17 जून 2026 में जो पेपर हुआ था, थर्ड शिफ्ट में उसका पेपर है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं में से छोटी संख्या के दोगुने को बड़ी संख्या के तिगुने से जोड़ा जाए। मान लेते दो संख्या कोई है x और y, ठीक, इसमें से y को हम मान लेते हैं छोटी संख्या है, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन y। दो संख्याओं में से छोटी संख्या के दोगुने, छोटी संख्या का दोगुना यानी कि y का दोगुना को बड़ी संख्या के तिगुने, बड़ी संख्या के तिगुने को जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या आता है, 55 आ जाता है। यदि बड़ी संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए, बड़ी संख्या कोई ये जो हमारा x है उसमें किसकी वृद्धि कर दें, 5 की वृद्धि कर दें, तो छोटी संख्या का वो दोगुना के बराबर हो जाता है, दोगुने के बराबर हो जाता है। तो बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। यहां से 2y दिख रहा है ना, अगर हम 2y को रिप्लेस करें तो आ जाएगा। तो 2y की जगह पे हम क्या लिख दें, x प्लस 5 प्लस 3x बराबर 55 लिख सकते हैं। तो ये 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x, 5 इधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 50। तो x बराबर कितना आ गया, 50/4, कट करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि 4583 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है ताकि प्राप्त परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। हमें पता है 3 से विभाज्य की कहते हैं का रूल और 9 से विभाज्य का रूल। 3 से विभाज्य का रूल क्या है कि जो भी आप जिस संख्या दी गई है उसको पूरा ऐड कर लो, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड है। इसी तरह 9 का है कि जो संख्या दी गई है सब जोड़ लो, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 8 17, 17 3 20, 17 3 20, 20 9 से कटेगा नहीं, 9 अब 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, यानी कितना इसमें ऐड कर दें, अगर 7 ऐड कर दें तो 9 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक व्यापारी को एक वस्तु को 16% के लाभ पे बेचता है। कितने परसेंट के लाभ पे बेचता है, 16% के लाभ पे बेचता है। यदि उसने इसे 80 रुपए अधिक बेचा होता तो उसका लाभ 48% हो जाता। ठीक है, 16% के लाभ पे बेचा, लेकिन अगर 48% के लाभ पे बेचता, ठीक है, तो कितना का अंतर आ जाता है इसके बीच में, 80 रुपए का अंतर आ जाता। ठीक, अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य 8000 है तो बेची गई वस्तु की संख्या ज्ञात करनी। तो हमें पहले क्या पता चल जाना चाहिए, उसका क्रय मूल्य पता चल जाना चाहिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए 48 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32%। 32% किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 80/32 गुणे 100। 8 एकम 0 और 8 चौक 32, फिर इसको काट दो 25, तो कितना आ जाएगा, 250। 250 रुपए की एक वस्तु है, कितने रुपए खर्च कर रहा है ये, 8000 रुपए खर्च कर रहा है ना। कितना रुपया खर्च कर रहा है, 8000। तो 8000 रुपए खर्च कर रहा है, 8000 रुपया खर्च कर रहा है, और एक वस्तु की कीमत कितनी है, 250 रुपए है। इसको कट करो तो कितना होगा, 25 तिया 75, 5 0, 25 दूना 50, खत्म। तो कितना आ जाएगा, 32। समझ में आया। यही कहा ना कि एक व्यापारी एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 80 रुपए अधिक बेचा, केवल 80 रुपए और अधिक बेच देता तो कितना हो जाता, 48% लाभ हो जाता। तो यानी कि अगर हम 16 में 32 जोड़ दे तो 48 आ जाएगा, और उस 32 की वैल्यू कितनी दी गई है, 80 दी गई है। तो यहाँ से हमें एक वस्तु का दाम मिल गया 250 रुपए, और 250 रुपए की वजह से जो 8000 रुपए उसने खर्च किया, तो कितना वस्तु उसने खरीदा होगा, 32 सामान खरीदा होगा। अगला प्रश्न दिया है, एक समान चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 5:12 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, विकर्णों की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, समान चतुर्भुज क्या होता है कि उसकी
समान चतुर्भुज क्या होता है कि उसकी जो चारों भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, इसको रोम्बस बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये विकर्ण है, इसका जो ये डिस्टेंस है ये d1 है, और ये जो विकर्ण है इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है, d2 दिया गया। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में होगा कि अगर समान भुजाएं हैं तो विकर्ण भी समान होने चाहिए, लेकिन विकर्ण समान नहीं होगा। क्यों नहीं समान होगा? अगर आप इसका एंगल देखो, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री से कम का एंगल बना रहा है, और ये कितना का एंगल बना रहा है, 90 से ज्यादा का डिग्री बना रहा है। इसलिए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो विकर्ण कभी इसमें समान नहीं रहेंगे। अगर स्क्वायर रहेगा तो विकर्ण क्या हो जाएगा, समान रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री का उसका बन रहा है समान, तो विकर्ण समान है। अब इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। पहले कर्ण की लंबाई और दूसरे कर्ण की लंबाई का गुणा कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, इसका एरिया मिल जाता है। तो हम कर देंगे। तो ये अनुपात दिया है ना, कितना दिया है, 5:12। तो अब मान लेंगे कि 5x पहले की लंबाई 5x है, दूसरे की लंबाई 12x है, तो इसी को रख देंगे फॉर्मूला में। तो 1/2 इंटू 5x इंटू 12x कितना दिया है क्षेत्रफल, 240 दिया हुआ। ये कट जाएगा, इससे कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि दो भुजाओं का हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं ना, तो दो भुजाओं का गुणा करेंगे तो हमेशा स्क्वायर आएगा। जैसे कि ये d1 है, d1 में कितना लिख रहे हैं, मान लेते हैं 5x सेंटीमीटर। ठीक, फिर d2 कितना लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर। 12×5 = 60, और सेंटीमीटर 2 बार है ना, तो इसके लिए इसके यहाँ पे स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में रहता है, स्क्वायर में रहता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से 6 से इसको भी काट सकते हैं क्या, कितने बार में, 4 बार में, 40 हो गया। 5 से काट सकते हैं इसको, 8। ठीक, तो x हो गया, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। 5x में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10√2। 12 में 2√2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24√2। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि √5 प्लस √20 का स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यही ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √5 इंटू √5 इंटू 4 लिख सकते हैं। √5, 4 का अंडर करेंगे तो कितना आएगा, 2√5 स्क्वायर। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√5 स्क्वायर होगा। 3 का अगर कहते हैं स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √5 इंटू √5 तो 5 आएगा ना, तो 5 आएगा। 9 गुणे 5, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। फिर दिया है कि 54, 72 और 90 लंबाई की 3 रस्सियों को बराबर लंबाई के छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि कोई रस्सी शेष ना बचे। कुछ ऐसी संख्या है जिससे कि ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। प्रत्येक छोटे टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है, तो हमें बताना है। हमको यहाँ से ऑप्शन से हम सीधे जाएंगे। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, अगर 36 से देखे तो 54 जाएगा, नहीं जाएगा। 12 से 54 नहीं जाएगा। 18 से 54 चला जाएगा, 72 भी चला जाएगा, 90 भी चला जाएगा। 24 से 54 भी नहीं जाएगा, और 72 चला जाएगा, और 90 भी नहीं जाएगा। ठीक है, टोटली कट नहीं। तो इसका तो ऑप्शन हमें सीधे मिल गया 18। लेकिन हम लगाएंगे कैसे, लगाएंगे ऐसे, 54 बराबर
54 को अगर हम फैक्टर करें तो कितना होगा, 2 गुणे 27, फिर 27 को तोड़े तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 72, 72 को तोड़े 2 गुणे 36, फिर 2 18, फिर कितना आ जाएगा, 2 से 36 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है, कितना हो गया 8, 8 त्रिक 24, 24 तियां 72, फिर कितना है 90, 90 को 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 लिखेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, HCF चाहिए, क्या चाहिए, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 कॉमन है, 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 बार 3 है, यहाँ पे 2 बार 3 है, यहाँ पे 2 बार 3 है, तो यहाँ पे 3 गुणे 3 लिख देंगे, ठीक है। और कोई नंबर कॉमन है नहीं, तो 2 तियां 6, 6 त्रिक 18, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझ में आ गया? देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया एक डिलीवरी ड्रोन हवा में एक निश्चित बिंदु पर मंडरा रहा है, ठीक। ड्रोन की विपरीत दिशाओं में धरातल पर स्थित सरल रेखा में 2 बिंदुओं से ड्रोन का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब मान लेते हैं कोई यहाँ पे एक ड्रोन है, नीचे कोई 1-2 बिंदु लिया गया है, कौन सा बिंदु है, ये ए है और ये कितना है, बी है। वहां से देखने पर एक जो कोण बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है, ये कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, और ये कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। इसको पॉइंट दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं C। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, 94 है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि ये जो ऊंचाई है h ज्ञात कीजिए जिस पर ड्रोन मंडरा रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैंने लगाया, लेकिन जो ऑप्शन में आंसर दिया है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो देखिए कैसा लगेगा, ये आपने पढ़ा होगा tan 60 डिग्री। tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है h, आधार कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा x। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। tan 60 की डिग्री कितनी वैल्यू कितनी होती है, √3। √3 बराबर h अपॉन x। तो हमें क्या निकालना है, h निकालना है ना, तो h को यहीं रहने देंगे और x को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे और लिख देंगे x बराबर h अपॉन √3। अब अगले कोण पे चलेंगे, कितना दिया है, tan 30 डिग्री। tan 30 पे रखेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, पहले तो लंब लिखेंगे, लंब कितना है h, आधार कितना है 94 प्लस x लिख देंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3, और ये जो है हमको क्या चाहिए, ये चाहिए ना, तो √3 को इधर लेते जाएंगे और इसको 94 प्लस x को इधर लेते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 94 प्लस x बराबर √3h हो जाएगा। ये बन गया हमारा 1, ये बन गया हमारा 2। अगर हम 1 में से 2 में से 1 को घटा दें तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। 1 में से 2 में से 1 को घटा दें तो 94 प्लस x माइनस x बराबर √3h माइनस h अपॉन √3 होगा। x से x कैंसिल, अब बचा h, तो h निकल आएगा। ये कितना हो जाएगा
एलसीएम लेंगे तो 3h माइनस h अपॉन में √3, ये कितना हो जाएगा 94। 3h में से h घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2h बराबर 94 √3। 2 से 94 काटेंगे कितना आएगा 47, और अब 47 गुणे √3, और √3 की वैल्यू कितनी दी गई है 1.73, गुणा करेंगे तो जो आएगा, और इसमें कोई ऑप्शन इसमें दिया नहीं है तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया था, ड्रॉप हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 5:7, यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है 5:7, तथा लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात, यहाँ पे लड़की है और ये शिक्षक भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तथा लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात कितना दिया है 14:1 दिया हुआ है। तो लड़कों और शिक्षकों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर ये 14 है तो इसको हमको 14 बनाना पड़ेगा, तो इसमें कितने से गुणा कर दें 2 से, तो इसमें भी हम किससे गुणा करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 10, 14, 1। तो बॉयज और टीचर्स का अनुपात मिल गया, कितना आ जाएगा 10:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है ये सिंपल इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद 6,900 का मिश्र धन प्राप्त होता है, निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें पता है कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, उसमें क्या कहते हैं मूलधन गुणे ब्याज की दर गुणे समय, ठीक, बटे में क्या जाता है 100। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो मिश्र धन है, मिश्र धन क्या मतलब क्या होता है ए बराबर पी प्लस एस आई, यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा मिश्र धन मिल जाएगा। मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन निकालना है, और तो यहाँ पे और मिश्र धन हमें पता है, मिश्र धन कितना दिया हुआ है 6900, मिश्र धन 6900 दिया हुआ है। P प्लस P इंटू आर, इसको यहां से देख लेते हैं, ये आर कितना दिया हुआ है 5, आर कितना दिया है 5, टाइम कितना दिया है 3, ये कितना हो गया 100। 5 से अगर 100 को काटे तो कितना आ जाएगा 20, तो ये कितना हो गया 3P बटे 20 आ गया, यही रख देंगे यहाँ पे, रख दें 3P बटे 20। एलसीएम ले लें 20, तो ये कितना हो जाएगा 20P प्लस 3P होगा, कितना आ जाएगा ये 23P बटे 20। 23 से ये कट जाएगा क्या, कितने बार में कटेगा 23 से ये कितने बार में जाएगा 69, 3 बार में, तो इसको कट कर देंगे तो 3 बार में चला गया, तो कितना आ गया ये 300 आ गया, 300 आ गया, और तो मतलब यहाँ पे हमें मिल गया P बराबर 300 गुणे 20, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 6000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है देखिए क्वेश्चन, हाँ अगला 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो कंपटीशन में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट है तो आप क्या करोगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी
लगा लोगे। इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए थे, 100 में से 100 क्वेश्चन को लगाने के लिए कितना मिनट दिया गया था? 90 मिनट दिया गया था। जीएस के सेक्शन को हम मान लेते हैं आप आधे सेकंड में कर लेते हो, तो मैथ और रीजनिंग में आप उतना टाइम दे सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया एक हेल्थ क्लब में 42% सदस्य जो है महिलाएं हैं, 42% क्या है? महिलाएं हैं, और 58% सदस्य पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 58, हाँ 58%। यदि पुरुषों की औसत आयु 57 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 42 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु पूछी जा रही है, ठीक। तो 42 महिलाएं हैं, उनका एज कितना है? सबका औसतन 42 है, प्लस 58 जो है पुरुष हैं और उनका जो एज है एवरेज कितना है? 57। अब क्या करेंगे? 42, क्योंकि हमें पूरा औसत निकालना है, तो 42 प्लस 58 कर देंगे। 42 का मैंने आपको एक चीज सिखाया था, स्क्वायर निकालना फास्टली, ठीक है। तो 2 दूना कितना हो जाता है? 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये 16। ये कितना आ जाएगा? 4, 6, 7 और 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1764 प्लस 58 और 57। अच्छा, 58 को इस तरह लिख सकते हैं, 57 प्लस 1 इंटू 57 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 57 इंटू 57 प्लस 57, ठीक। ये स्क्वायर में आ गया, तो वही चीज जो मैंने वहां पे फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे भी शॉर्टकट यूज कर लेंगे। तो 57 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 सते 35 दूना, ये कितना आ जाएगा? 9, 4, 5, 7, 12 और 1, ये कितना हो जाएगा? 349। यहाँ 349, अच्छा 57 और जोड़ना है, 57 और जोड़ देते हैं। 9, 7, 16, 1, 4, 5, 9, 1, 10, 1, ये 3 और ये 3, तो कुल हो गया 3306 बटे 42 प्लस 58 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 100। ऐड कर दीजिए, 4, 6, 10, 1, 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये 7, 7, 3, 10, 0, 4, 3, हाँ 3, 1, 4 और 1, 5, ठीक है। 100 से भाग देना था, तो 2 अंक के बाद हम क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसमें शीर्ष लंब पूछा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हमको नहीं पता, इसके बारे में बाद में बताएंगे। अब कह रहा है 2 व्यक्तियों x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 पर्सन है, एक है x और एक है y, ये 4:5 इनका है। अब से 5 वर्षों बाद x की आयु और y की आयु का अंतर, मतलब कि अब से x की आयु और y की आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात समझिएगा, मान लेते हैं कोई 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 20 साल का है और एक बच्चा जो है 17 साल का है, दोनों के बीच का अंतर 3 साल। 5 साल बाद भी वही अंतर रहेगा, अंतर चेंज होगा क्या? नहीं, जितने का अंतर 5 वर्ष बाद भी था, 5 वर्ष पहले भी रहेगा, 10 वर्ष बाद भी रहेगा, कोई चेंज नहीं हो, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ पे दोनों जगह पे a से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 5a माइनस 4a कितना दिया हुआ है? 3 दिया है। बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना, 3 साल का अंतर तभी ना आएगा। मान लेते हम कह रहे हैं 17 साल और 20 साल के बच्चे के बीच में अंतर कितने का है? 3 वर्ष का है। तो लॉजिकल है कि हम क्या कर रहे हैं? 20 में से 17 घटा रहे हैं, तो हमने 5a में से 4a घटा दिया, कितना गया? 3। तो a बराबर कितना आया? 3 आया। यहाँ पे रख देंगे, 4 तियां 12, 5 तियां 15। हमसे पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु का योग वर्ष में ज्ञात कीजिए।
तो उनका वर्तमान आयु कितना है 12 और 15, 12 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को देखा था, अब हमारा क्या आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है सुब्रता ने एक निश्चित धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 10% हो गया। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना मिला 220.5 रुपए प्राप्त हुए। जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो ब्याज की जो दर है वो किस तरह से है, वार्षिक एनुअली है। समान ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए संगत साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमें मिश्र क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। इसमें एक ट्री चलता है। ठीक है, मान लेते हैं किसी ने 100 रुपए निवेश किया, तो 100 रुपए निवेश किया तो उसको पहले साल में कितना रुपया मिलेगा 10% से 10 रुपए, दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा 10 रुपए। मान लो हमने 100 रुपया रखा बैंक में और हमें एक साल में हमसे कहा कि वो हम कितना परसेंट आपको रेट देंगे 10%, तो 100 में से हमें एक साल में कितना मिलेगा 10, दूसरे साल भी 10। अब एक चीज और है कि अब ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ब्याज के ऊपर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 10 रुपए पे अगले साल हमें कितना ब्याज मिलेगा 1 रुपया, 10 रुपए पे कितना मिलेगा 1 रुपया। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ गया 21 आ गया। साधारण ब्याज रहता, अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं रहता तो हमें कितना मिलता 20 रुपया मिलता। 21 की वैल्यू कितनी दी गई है 220.5 और हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज यानी 20 निकालना है। कितना निकालना है 20। तो हम ये कर सकते हैं क्या 220.5 इसको लिख दें बटे में और यहाँ पे किससे गुणा कर दिया हमने 20 से, तो यहाँ पे भी किससे गुणा कर देंगे 20 से गुणा कर देंगे। 21 से देखो अगर हम देखें 2 + 2 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 ना, 9 हो जाएगा। 9 जो है 3 से कट जाएगा, 21 3 से कट जाएगा। 10 हटा देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। 20 है तो कहते हैं 10 से गुणा कर देंगे तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2205 गुणे 2/21। 3 से काटिए कितना बार में जाएगा 3 सते 21, 3 सते 21, एक बचेगा 10 हो गया, 3 त्रिके 9, एक बचा 5 हो गया 15 और 3 बचे 15। तो ये आ गया हमारा गुणे 2/7। 7 से काटिए 7 एकम 7, 0 क्योंकि 3 है तो नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे 5 उतारेंगे 7 बचे 15। ठीक सही है ना, 7 बचे 35। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 105 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल 210। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कह रहा है 2 छड़ों की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक तीसरी छड़ इस प्रकार बनाई जाती है कि तीनों छड़ें वितत समानुपात में हो। तीसरी छड़ की लंबाई कितनी होगी? अब वितत जो समानुपात होता है उसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस रेशियो प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन कुछ इस तरह से होता है A रेशियो B रेशियो C, यानी कि B² बराबर हमारा क्या होता है AC। ठीक, अब हमें क्या दिया है 4 दिया है और 6 दिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे C। ठीक, तो C बराबर क्या आ जाएगा
6 छः के 36/4 और 36 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। अब इसके आधार पे एक और क्वेश्चन आगे भी है। कोई डाउट हो रहा है क्या इसमें? कोई डाउट हो रहा है? तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं जो है वितत समानुपात निकालते हैं, जिसको बोलते हैं तृतीय समानुपात। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन। पंद्रहवां क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं 10:13:11 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम कितना दिया है 2860 दिया है। तो हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। अच्छा एक चीज बताइए, ये तीन संख्याएं हैं, ठीक, इन तीन संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, तो यानी कि मान लेते हैं ये 10x है, ये कितना x है 13x, ये कितना x है 11x। ठीक, इनमें हमें क्या कॉमन मिल गया x कॉमन मिल गया और गुणा में क्या मिलेगा 10 गुणे 13 गुणे 11। ठीक है ना। हमको क्या निकालना है केवल x निकालना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है जो सब में कॉमन हो, और सब में कॉमन क्या होगा केवल x कॉमन होगा। तो इनको गुणा करें अगर तो 11 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 143 आएगा। कितना आएगा 143। 13 एक कम 13, 13 एक कम 13 और एक ऐड कर देंगे 143, यानी कितना हो गया ये 1430 हो गया। नहीं रुको, एक चीज गलत हो गया। हाँ सही था, लेकिन एक चीज गलत ये हो गया कि हमको जो लिखना था, तो हमारा यहां से एलसीएम हमने गुणा किया था ना, तो कितना आया था 1430 x, ये हमारा क्या आ गया था एलसीएम आ गया था। हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर मिला गया जो हमारा एलसीएम है वो कितना है 2860 और बटे में कितना हो जाएगा 1430। ये किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 2 बार में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। मतलब तीन संख्याएं दी गई हैं, उनका अनुपात दिया था, उनको हमने क्या किया उनका एलसीएम निकाला था, पहले से दिया हुआ था, तो उनको हमने सबको गुणा कर दिया और हमें क्या निकालना था उसमें कॉमन फैक्टर निकालना था। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर हम x की जगह पे 2 रख दें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है ना। ठीक, इसमें प्रश्न पूछ रहा है वस्तु यम को उसकी मूल कीमत से 3000 की कटौती पर बेचा जाता है और वस्तु यन को उसकी मूल कीमत से 2500 की कटौती पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं की मूल कीमतें 10,000 थी, दोनों वस्तुओं की मूल कीमत कितनी थी 10,000, वस्तु यम की कीमत में R1% और वस्तु यन की कीमत में R2% की कटौती है, तो R1 और R2 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। बोर हो रहे हो आप लोग, लगाओगे तो आएगा। देखो 10,000 जो है इनकी प्राइस दी गई है, 3,000 क्या किया गया पहले में छूट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो पहले में कितने का डिस्काउंट दिया गया 3,000 का, यानी कि कितना प्रतिशत 30। दूसरे में कितना दिया गया 2500, दूसरे में कितने का कहते हैं छूट दिया गया 2500 का ना। तो 10,000 में 2500 का छूट देंगे तो कितना परसेंट छूट दिया 25%। तो दोनों जो वस्तु है वो 10,000 का है, तो एक में आपने दिया 30% की छूट और दूसरे में दिया 25% की छूट। तो इसी यही पूछा है कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो 30 - 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक, इसमें था कुछ क्वेश्चन में दम, कुछ था नहीं था, आसान था क्वेश्चन। इसको देखिए, अभी मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है,
ठीक है, तो आप क्यूब निकालना भी उससे सीख सकते हो। 20 का क्यूब करें तो 2 दूना 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा, नहीं देखिए 20 का 20 गुणे 20 2 दूना 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, 3 जीरो ना 8000। माइनस लिखा हुआ है, क्यूब करेंगे तो 16 का क्यूब, 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 256। 256 में 16 का गुणा करेंगे, 16 छक 96, 9 16 पचे 80, 80 और 9 कितना हो जाएगा 89, तो 9 और क्या आ जाएगा हासिल जो है 8 आ जाएगा। 16 दूना 32, 32 और 8 40, तो कितना हो जाएगा 4096, तो यहाँ पे लिख देंगे 4096। फिर माइनस 4 4 दूना 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पे माइनस 64। माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो जो ये 4096 और 64 जोड़ देंगे तो इसमें 4 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया 4100, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4160। 4160 को किस में से घटाना है 8000 में से घटाना है। 8000 में से 4000 घटा देंगे तो 4000 बचेगा। 4000 में से 100 घटा देंगे तो 3900, 3900 में से 60 घटा देंगे तो 3940 आ जाएगा। 3840 कितना आएगा 3840। हैंग हो गया। हाँ नहीं शायद इसका अपडेट नहीं आता है, आता भी होगा तो यहाँ कनेक्शन ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ये कितना आ जाएगा 3840 आएगा 40, ठीक है, तो वो आप देख लोगे कैलकुलेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न था 17। 18वां प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के ऊपर दे दिया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो है ऊपर चला जाएगा 9 और ये 18, 10 से 10 खत्म, और 9 से 18 काटेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि ये जाएगा 1/2 डिवाइड ब्रैकेट, ये कितने बार में जाएगा 12, ये 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 5/6, ये कितने बार में जाएगा 1 बार में ना, 9 एकम 9 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा प्लस 1/1। 27 को काटेंगे 3 से तो ये कितने बार में जाएगा 9, और ये कितने बार में जाएगा 5, यानी कि डिवाइड 9/5 गुणे ये कितना बार में जाएगा 5 और ये 3, 5 और 3। ऑफ को पहले हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 ये कितने बार में जाएगा 3 बार में, तो आगे का जो स्टेप होगा ये होगा 1/2 डिवाइड, यहाँ पे हम क्या कर लें छोटे ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं ना, तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 में 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या हो जाएगा 1/1। जहां पे डिवाइड होता है उसको क्या, जब अगला नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 1/में आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। समझ में आ रहा है, ठीक है। 1/2 1/2 डिवाइड 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9/6 प्लस 1/3 का गुणा 1/3 में करें, 1/1 का गुणा 1/3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। अब अभी मैंने बताया डिवाइड वाला जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6/9 प्लस 1/3। 6/9 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा ये 2 बार में, और ये 3 बार में, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 1/3 प्लस 1/3। 3 हमारा एलसीएम हो गया
तो ऊपर क्या आ जाएगा 1+1 यानी 2/3। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है a इज नॉट इक्वल टू b, दिया गया है, तो a² - b² और a+b का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, ऊपर क्या बताया था कि b² बराबर क्या होता है? ac, अब बता दिया था उसको। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? a² - b² प्लस a+b, तो इसको हम मान लेंगे a+b का होल स्क्वायर बराबर a² - b² इंटू c, और हमें क्या निकालना है? c निकालना। तो c बराबर a+b का स्क्वायर बटे a² - b² लिखा हुआ, तो इसको क्या लिखा है, क्या लिख सकते हैं? a - b बटे, नहीं, a² - b², तो फॉर्मूला क्या होगा? a - b और a+b, इसको कट करेंगे एक बार में चला जाएगा ना, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या मिला? ये मिला a+b अपॉन a - b। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा। जब आप एकदम, अभी तो हम लोग ने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हम लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से पढ़ा है, किस तरह से लगा रहे हैं। अभी हमने ना समानुपाती पढ़ा है, ना ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, तो इसलिए अभी हमें क्या लग रहा है? वो क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। लेकिन जब हम लोग एकदम प्रॉपर उसको क्लास कर लेंगे तो वो क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? आसान हो जाएगा। अभी हमने पाइप एंड सिस्टम पढ़ा है ना, पाइप एंड सिस्टम अभी आपको लग जाएगा तुरंत। तो 20वां प्रश्न, कह रहा है समान लंबाई की दो ट्रेनें एक स्थिर खंभे को क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, समान लंबाई की दो ट्रेन, एक ट्रेन है, समान लंबाई की क्या है? दो ट्रेनें हैं, ठीक है, और एक खंभा है, उसको कितने सेकंड में? 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार करती हैं। विपरीत दिशाओं में चलते हुए दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी? इसमें ट्रेन, और कहते हैं जो ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया जाता है कि मान लेते हैं जो बिंदु से पार कर रहा है, ठीक है, जो लेंथ है और जो जितना टाइम लगा वही उसका क्या होता है? स्पीड हो जाता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दूरी जो होता है वो किसके बराबर होता है? चाल गुणे समय के बराबर होता है, ठीक है, यानी d इक्वल टू s इंटू टी, ठीक है। टी हमें दिया है 12 सेकंड और 16 सेकंड, और डिस्टेंस कह रहा है l है, मान लेते हैं इस दोनों की लंबाई क्या है? ट्रेनों की l है। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं क्या? दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। s1 कितना हो जाएगा? l अपॉन 12, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, तो l अपॉन 12। s2 क्या हो जाएगा? l अपॉन 16, क्योंकि लेंथ दोनों की बराबर है। अब कह रहा है कि विपरीत दिशाओं से चलते हुए दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अब जब भी विपरीत दिशा से आएंगी ना तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हम जो है यहाँ से 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं और अगला 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो टोटल हमारी रफ्तार कितनी हो गई? 50 हो गई, ठीक। तो जब विपरीत दिशा से कोई चलता है तो दोनों का जो चाल होता है वो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। लेकिन अगर हम समान चाल से चल रहे हैं, ठीक है, समान दिशा में जा रहे हैं लेकिन अलग चाल से जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? चाल घट जाता है। मान लेते हैं हम 50 से चल रहे हैं और कोई क्या कर रहा है? 60 से चल रहा है, तो हमारे उसके बीच में कितने का अंतर हो जाएगा? 10 का अंतर हो जाएगा। तो अभी विपरीत दिशा से आ रहे हैं ना, तो इनका जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो कह रहा है टी बताइए, टी बताना है, ठीक है। दो ट्रेनें हैं ना दो ट्रेनें हैं, तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो दोनों का लेंथ जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2l।
S1 और S2 दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, चाल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा L/12 प्लस L/16। ठीक है, फिर 2L अपॉन, यहां पे हम क्या करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, तो ये कितना हो जाएगा 4L प्लस 3L। फिर 48 को ऊपर भेज दीजिए, 48 गुणे 2L अपॉन 4L प्लस 3L कितना हो जाएगा 7L, L से L कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 96/7, 96/7 को भाग दीजिए, तो ये 80 है, भाग दीजिए कितना आएगा 7 एकम 7, और फिर क्या बचेगा 2, 26 हो गया, 7 त्रिक 21, 21, 26 में से 21 घटाएंगे तो 5, दशमलव लगाएंगे 0, 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर कितना बचेगा 50 में से 49 घटाएंगे 1, तो फिर 0 लगा देंगे, 7 एकम 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर आया 13.17, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब ये तो आसान है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। देखो, जब अब तक हम लोग नहीं पढ़े होते हैं किसी चीज को, वो हमें क्या लगता है, कठिन लगता है, और जब हम पढ़ लेते हैं और उसका अभ्यास कर लेते हैं तो वो चीज हमें क्या लगती है, आसान लगती है। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, मान लो किसी ने कभी स्पिनर खेला ही नहीं, वो फास्ट बॉलर खेलते हुए आ रहा है, तो स्पिन जब आएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, उसको समझ में आएगा टर्न कर, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस किया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है इनलेट एम एक टैंक को क्या कर लेता है, मैंने बताया था इनलेट का मतलब क्या होता है, भरने वाला पाइप, और आउटलेट का मतलब निकालने पाइप। तो इनलेट एम टैंक को कितने मिनट में भरता है 24, और इनलेट एन, इनलेट कौन सा है एन, वो कितने मिनट में भर रहा है 32 मिनट में भर रहा है। आउटलेट ओ टैंक को खाली कर रहा है, आउटलेट ओ क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, यानी माइनस में है वो। जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में 32 मिनट लगता है। क्या कह रहा है कि M प्लस N प्लस O को खोल दिया जाए एक साथ तो कितना मिनट लगेगा, 32 मिनट लगेगा। अकेले आउटलेट O को एक पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, बस हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है और O की एफिशिएंसी निकाल लेनी है, कितने दर से वो खाली कर रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24, 32 का अगर हम एलसीएम लेने जाए तो कितना आएगा बताइए, 24 दूना 64, 64 दूना 128, 128 24 कट जाएगा। अगर हम देखें तो 24 को हम ये लिख सकते हैं क्या, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, 32 को 8 गुणे 4 लिख सकते हैं, यानी 8 गुणे 3 गुणे 4, ये क्या हो जाएगा 12, 12 ठीक 96, कितना आ जाएगा 96 आ गया, 96 आ गया, तो 96 से हमारी एफिशिएंसी 96 आ गया ना, तो 96 से अगर 24 को 96 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 32 3, और यहाँ पे भी 32 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ओ निकालना है ना, तो हमें ये मिल गया M प्लस N प्लस O कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, M प्लस N प्लस O की एफिशिएंसी कितनी दी है 3, और M कितना दिया है 4, और N कितना दिया है 3, 4 3 7, तो 7 कुछ ज्यादा लंबा 7 बन गया, 7 प्लस O, तो O की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी -4 आ गई। टोटल जो टैंक में कैपेसिटी है 96, और किससे भाग देना है -4 से, तो 4 दूना 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, तो कितना मिनट लगेगा इसको, 24 मिनट इसको लगेगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 24 मिनट। बचा था क्या कोई क्वेश्चन इसमें, अच्छा
अब लाभ और हानि का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया, बल्कि 2000 के अंकित मूल वाली एक जैकेट को 2 क्रमिक छूट देने के बाद 1530 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट जो है 15% है तो दूसरी छूट को हमको ज्ञात करना है। 2000 का कोई सामान है, 2000 का सामान है, उसमें कितने की छूट दी गई है? 15%। तो 15% अगर हम 2000 का निकालें तो कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। तो ये कितना आ जाएगा? 300 घटा देंगे तो 1700 आ जाएगा। अब 1700 को क्या किया गया है? और छूट देकर 1530 में बेचा गया। कितने में बेचा गया है? 1530 में। 1530 को 1700 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 170। 170 का हमें डिस्काउंट मिला, किस पे मिला था? 1700 पे। इसको गुणा कर देंगे 100 से, प्रतिशत निकालना है तो ये कट जाएगा 00, 17 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लगाने की कोशिश किए हैं लेकिन हमको थोड़ा बैठ नहीं रहा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं कैसे लगेगा। एक दुकानदार 25 रुपए प्रति किग्रा के भाव से चीनी खरीदता है, तो यानी कि उसने 25 रुपए प्रति किलो से कोई चीनी खरीदी। इस पर 32 रुपए प्रति किलो अंकित करता है। एक पैकेट जो है उसने चीनी खरीदी 25 रुपए से और उस पर उसने कितना अंकित कर दिया? 32 रुपए अंकित कर दिया। फिर अंकित मूल्य पर उसने कितने की छूट दे दी? 20%। 32 का 20% कितना होगा? नहीं, 32 का 20%, 32 गुणे जो है 2 करना पड़ेगा आपको। 32 का क्या निकालना है? 20% ना, 20/100। तो 32 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64 0 और ये 100 है, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 6.4 आ जाएगा। 32 में यानी कि उसको कितने की डिस्काउंट दे रहा है वो? 6 रुपये 40 पैसे का डिस्काउंट दे रहा है। 6 रुपये 40 पैसे को अगर हम 32 में से घटा दें तो कितना आएगा? 25 रुपये 60 पैसा। तो जो उसने बेचा कितने का बेचा? 25 रुपये 60 पैसे पे बेचा। अब कह रहा है कि बिक्री के समय वह 1 किलो के बजाय क्या करता है? 80 ग्राम की बाट का प्रयोग करता है। 1 किलो का सामान बेचना था लेकिन 1 किलो का सामान ना बेचकर उसने कितना बेचा? 800 ग्राम। मान लो 100 रुपए का कोई 1 किलो सामान मिलता है तो उसने क्या किया? 800 ग्राम ही दिया, तो कितना प्रतिशत लाभ कमा लिया उसने? 20%। तो 20% यहाँ से कमा लिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना कमाया है? जो है 60 पैसा कमाया है, 25 पर 60 पैसा। तो 20% ये और कितना हो जाएगा? 0.6/25 गुणे 100 हो जाएगा। ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। तो ये कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 20। तो अभी ये जो है केवल हमें 2 चीजें मिली। क्या मिला? कि 1 लाख कहाँ पे मिल रहा है? 1 लाख जो है उसको 20% का मिल रहा है और दूसरा लाख जो मिल रहा है 2.4% का लाभ मिल रहा है। अब यही मेरा बैठ नहीं रहा है क्योंकि आंसर जो आ रहा है कितना आ रहा है? 28 आ रहा है, लेकिन हमको लग रहा है मेरा कहीं कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो रहा है। अगर मान लेते हैं 20 + 24 + 20 गुणे 24/100 कर दें। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है कि अगर मान लेते हैं x% लाभ हो रहा है फिर y% लाभ हो रहा है तो फॉर्मूला ये होता है x + y + x × y/100। ठीक है, सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो अगर हम देखें ये कितना हो जाएगा? 44। ये कितना हो जाएगा? 44 और 20 से इसको काटेंगे ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। और ये कितने बार में? हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 24/5। ये कितने बार में जाएगा? 4 और 8। ठीक है, तो इसी में कहीं गड़बड़ हो रहा है, हम इसको बाद में जो है कैलकुलेट करके फिर बताएंगे।
हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, कहीं पे हम गलत कर रहे हैं। ये भी मैंने लगाया नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको लगाने का। देखो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर, ये कोई बेलन है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर को पिघलाकर मूल बेलन की आधी ऊंचाई का एक खोखले बेलन में ढाला जाता है। खोखला बेलन कर दिया गया। यदि खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या उसकी आंतरिक त्रिज्या से दोगुनी है तो खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आधी कर दिया मूल जी ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन को, ठीक है, यदि खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या इसकी दुगनी है, यानी कि कितना हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो चलो इसको भी हम बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं। ये हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है उसी पे हम आते हैं। अगले प्रश्न को हमने पढ़ा है, ये कितना दिया गया है 25वां क्वेश्चन दिया है, ये पढ़े हैं ना हम लोग टाइम एंड वर्क। माइक, कार्न और फ्लाइड एक कार्य को क्रमशः कितने दिनों में 8 दिनों में, 22 दिनों में और 33 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। माइक ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कार्न ने पूरा काम होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा? हमने पढ़ा है ना M और C और F। तो M जो है कितने दिनों में काम कर रहा है 8, ये कितने दिनों में 22, ये कितने दिनों में 33। तो अगर एलसीएम लेने जाए तो एलसीएम कितना आएगा 11 दूना 22, 11 दूना 2 करेंगे तो 22, 11 तिया 33। तो ये हो जाएगा और यहाँ 2 गुणे 2, मतलब इस तरह से है 2 गुणे 2 और 22 का क्या है 2 गुणे 11 और 33 का क्या है 3 गुणे 11, ठीक है ना। तो कॉमन लेना चाहें तो एलसीएम क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 11, 8 और ये 8 त्रिक 24, 24 का गुणा कर दे 11 में तो कितना आ जाएगा 254। कितना आएगा 254। 24 का गुणा करेंगे 11 में तो 240 प्लस 24 तो कितना आ जाएगा 264। हाँ 264, देखो हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक। तो कितना आ जाएगा 264। 8 से भाग दीजिए 264 को, 8 त्रिक 24, 33 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा 22 एकम 22, कितना बचेगा 4 और 4 तो 12 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा ये 8 बार में जाएगा क्या, क्योंकि 8 गुणे 33 कर रहे हैं तो 264, तो 33 गुणे 8 करेंगे तो भी 264 आ जाएगा। अब कह रहा है कि माइक 4 दिनों बाद का, पहले तो वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो एक साथ काम करना उन्होंने शुरू किया तो कितना है 33 12 45, 33 12 हाँ कितना हो जाएगा 53, 33 12 45, 45 प्लस 8 53। इन्होंने साथ में कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक काम किया। प्लस 4 दिन बाद माइक ने कार्य को छोड़ दिया और कार्य ने पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, कितना दिन लगा? तो 4 दिन उन्होंने साथ में काम किया था। 4 दिनों में इन्होंने साथ में काम किया तो टोटल काम कितना किया इन्होंने? टोटल काम कितना कर लिया? नहीं लिखा है, कहते हैं 4 दिन बाद छोड़ दिया तो तीनों मिलकर काम कर रहे थे ना, तो तीनों मिलकर 4 दिन तक काम किए। फिर 4 दिन बाद उसने छोड़ा ना, तब तक उतना काम हो गया। मान लेते हैं कह रहा है 264 ईंट को उठाना है। कितना ईंट उठाना है 264 ईंट को उठाना है। ये तीनों मिलकर 4 दिन तक क्या किए काम किए। तो टोटल कितना ईंट उठा चुके हैं 4 दिन तक? 4 तिया 12 और कहते हैं 4 पचे 20, तो कितना कर लिया इन्होंने 212 काम
कर लिया है। 212 काम किया है कितना, 264 में से 212 घटा देंगे तो कितना बचा 2, और ये कितना बचा 5, 52 काम बचा है। अब 52 काम को कौन कौन कर रहा है, सी और एफ कर रहे हैं, और सी और एफ की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 12, 8। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कर्ण ने कार्य के पूरा होने के ठीक 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया है। ठीक है, 2 दिन पहले छोड़ दिया है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 8 है, तो 8 दूना 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, 20 दूना 40, तो 40 का काम करवा दें तो कितना काम बचा रहेगा 12, और 12 जो है अकेले सी करेगा तो 1 ही दिन लगेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए 2 दिन चाहिए, तो हम केवल ये कर लें 20, तो ये जो है 32, गलत हो जाएगा यार, दिन लगेगा। बावन काम बचा हुआ है, और ये जो है 2 दिन पहले, अब ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत हो रहा है कि 2 दिन पहले क्या करता है वो कौन छोड़ देता है। अच्छा, कौन छोड़ देता है ना, ठीक, तो कौन की एफिशिएंसी कितनी है 12 की है, 20 है, ठीक, तो ये हो जाएगा जो है 24, इसमें से 24 और घटा दो, इसमें से 24 और घटा दो, तो 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, हाँ 28, ठीक है 28, 28 ही बचेगा, 28, ठीक है 28 बच रहा है। तो 2 दिन पहले इसने 4 प्लस 28 और एफ 8 से जाएगा नहीं 28, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको बाद में बताएंगे फिर से। आज अगला प्रश्न चलता है। इसमें कह रहा है निशा अपनी रजिस्टर में इस अंक को यानी कि 7, 6, 4, 8, 8 संख्या लिखी है, इसे 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। देखो 4 से डिवाइड होने का रूल होता है कि लास्ट की 2 संख्याएं देख लो, अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से भाग हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है 4 से कट जाती है। 8 से का रूल है कि अगर ये जो लास्ट के 3 संख्याएं हैं अगर 8 से कट जाती हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से कट जाएगी। इस संख्या को हम देखें 48 और 8 को देखें तो 8 छक 48, 8 एक कम 8 कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसको बहुलक पूछा है, जरा हमको सर्च करके बताओ गूगल पे बहुलक क्या होता है। 2 से अधिक बार और बार बार है, तो 2 से अधिक बार कौन कौन आया है 3 आया है, और सबसे ज्यादा कौन आया है 2 आया है। 2 कितने बार आया है 4 बार, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 2 सही। अगला 2 ट्रेनों की चालों के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है 5, 8। यदि दूसरी ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल हमें बतानी है। तो दूसरी ट्रेन की चाल हमें पता चल जाएगी कितना है 300 किलोमीटर को कितने घंटे में तय कर रही है 3, तो इसका कितना किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी दे दी गई 100 दे दी गई, तो 5 निकालना है तो यानी क्या हो जाएगा 100/8 गुणे 5 होगा ना। इसको कट करिए कितने बार में जाएगा, पहले तो 2 से कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4, फिर कट करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 12.5 आएगा ना। 4 एक कम 4, 1 4 दूना 8, 2 फिर 4 बचे 20 10 में लगा के, ठीक। और किससे गुणा करना है इसको 5 से, 5 बचे 25, 2 5 दूना 10, 2 और 5 एकम 5 6, तो कितना आ जाएगा इसका 62.5।
तो 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब जो हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है उसको बस कहते हैं पढ़ के समझना है, तो वो भी जो क्वेश्चन हमारे फंसे हुए हैं वो भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो एक तरह से हमारा वो पूरा तैयारी सही से हो जाएगा। मेरे साथ प्लस पॉइंट यही है कि मान लो हम जो गलती कर रहे हैं, आप भी भैया अगर गलती कर रहे हो तो अगर हम सुधार कर ले रहे हैं तो आपके भी सुधार वहां पे हो जाएगा। ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई आदमी जो है 100 रुपए कमाता था, 100 में से कितना खर्च कर देता था, 70 खर्च कर देता था, और 70 खर्च कर देता था तो कितना बचा लेता था, 30 रुपए बचा लेता था। अब उसकी आय कितनी हो गई, 120 हो गई, तो 120 हो गई तो उसका व्यय भी क्या हो गया, 20%, 25% बढ़ गया। यही तो उसका व्यय था, यही ना व्यय था 70 रुपए। 20% अगर बढ़ जाए, 25% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 का 25%, 70 का 25% यानी 1/4 भाग निकालना है, तो 1/4 भाग कितना होगा, देखिए 70 गुणे 1/4, ठीक है ना। तो कहते हैं 4 से भाग दे दीजिए इसको, 7 एकम 4 एकम 4 3 और कितना आएगा 30 हो जाएगा, 28 और ये 0.5, इतना ना, नहीं समझ में, हाँ ठीक, हाँ आय बढ़ा दिए, तो 25% जो पहले खर्च करता था 70 रुपए वही, हाँ ऐड करेंगे, तो 70 रुपए खर्च करता था ना, 70 रुपए का 25%, 70% हम इसीलिए तो पैसा ले लिए। मान लेते हैं 100 रुपए था, 100 रुपए में से 70 रुपया खर्च कर रहा था, 30 रुपए बचा रहा था, फिर वही क्या हो गया, उसका जो 100 रुपया इनकम था वो कितना बढ़ गया, 120 हो गया। अब जो ये 120 हुआ उसमें कह रहा है कि जो खर्च करता था उसका 25% और बढ़ गया। 70 रुपए तो खर्च करता था, 70 रुपए का 25% कितना होगा, हाँ कितना आएगा, 70 का 25 कितना आएगा, 17.5, 70 प्लस 17.5 तो कितना हो जाएगा 87.5। टोटल इसका इनकम 120, 120 में से 87.5 घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 11 में से 8 जाएगा तो ठीक है, 11 में से 8 जाएगा तो 3। तो कह रहा है कि तो उसके बचत में परिवर्तन बताइए। तो ये जो परिवर्तन हो गया ये कितना हो गया, 32.5 हुआ, यानी 30 रुपए बचाता था, अब कितना बचा रहा है 32.5। तो कितने पे 2, अब इसके पास कितना रुपए बच रहा है, 2.5 रुपए बच रहा है, तो 2.5 रुपए बच रहा है, 2.5 रुपए बच रहा है, और पहले कितना बचाता था 30, इसको गुणा कर देंगे किससे, 100 से, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 25/3, 3 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 3 अठे 24, 1/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। समझ में आया, लग जाएगा। अगला प्रश्न, शायद ये अंतिम प्रश्न है, 9 बजे। कह रहा है एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है, कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौने पर 38 और 39% की क्रमिक छूट, कितनी भी संख्या के में खरीद पर खिलौनों पर 42, 38 और 20% की क्रमिक छूट, पहले 2 खिलौनों पर 11% की छूट और उसके बाद प्रत्येक पे 42% की छूट, 10 खिलौने खरीदने पर 9 खिलौने मुफ्त। एक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है, ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन सी स्कीम उसके लिए लाभप्रद होगी। ठीक है, तो देखो सक्सेसिव का फॉर्मूला यही होता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 प्लस 39, ठीक है, प्लस 38 इंटू 39 बटे कितना हो जाएगा 100,
अब इसको गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा लगभग 2 खिलौने पर 11% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने में 42। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन जो होगा ना हम आगे प्रैक्टिस जब हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, डी क्या हो जाएगा सही, यानी कि ये इस मेथड से अगर यूज करें तो उसको क्या हो जाएगा सबसे अच्छा कब सबसे कम लाभप्रद क्या होगा। तो हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है सबसे कम लाभप्रद क्या होगा, यही वाला होगा शायद, कि मान लेते हैं 38% और 39%, तो हाई परसेंटेज की वो डिस्काउंट मिल गया। 42, 38, 20 तो उससे भी हाई हो गया। ठीक, और यहाँ पे 10 खिलौने खरीदोगे तो 9 मुफ्त, यानी कि हमने 1000 रुपए का सामान कितने में ले लिया, 100 रुपए में ले लिया, तो इसमें भी हाई डिस्काउंट हो गया। यहाँ क्या कह रहा है, पहले 2 खिलौनों पर 11% की छूट है और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 42, तो इन सबसे सबसे कम है ना ये, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सबसे कम लाभप्रद, सी। लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाता है। तो आज के लिए बाइंड अप करें और अगले क्लास में हम लोग रीजनिंग लगाएंगे।